हेलो स्टूडेंट, AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये 12th की केमिस्ट्री चल रही है जिसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड या हम बोलें अर्ध सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताएंगे और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए इस वीडियो लेक्चर में मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो सेशन अवश्य देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो इलेक्ट्रोड देखिए, मैं जो अभी पढ़ा रहा था इससे पहले तो फैराडे के नियम पढ़ाया था। ठीक है, और हमारे सेशन में बिल्कुल कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कंटेंट में कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया है या शॉर्ट करा दिया गया है, इस तरह से नहीं। आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा और लिमिट में भी है, ये नहीं कि और ज़्यादा भी है। ठीक है, तो मॉडरेट सिलेबस है जिससे आप NCERT और बोर्ड एग्जाम और नीट जेई में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड क्या होता है या बोलो में अर्ध सेल। अर्ध सेल भी पूछ सकता है। ठीक है, अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड क्या होता है? ठीक है, तो समझेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर या तो धनावेश या फिर ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन पर विपरीत आवेश आ जाता है। अगर विलयन धातु की छड़ पर धनावेश आता है तो विलयन पर क्या आएगा? ऋणावेश। ठीक है, तो इस प्रकार के छड़ों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। जैसे कि हम चित्र से समझेंगे कि इलेक्ट्रोड कैसे, तो चित्र बना सकते हो आप। ये हमारी क्या है? धातु की छड़, और ये एक हमारा एक पात्र है। अब जिस धातु की ये छड़ हमने ली है उसी धातु का विलयन बनाते हैं और उस विलयन में छड़ को या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबो दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये छड़ है। तो ये छड़ किसकी है? ये छड़ है कॉपर की। ठीक है, कॉपर धातु। तो कॉपर धातु को मैंने Cu सॉलिड लिखूंगा। ठीक है, तो कॉपर धातु की छड़ है यानी कॉपर की छड़। कॉपर धातु की छड़ है ये। तो ये विलयन किसका होगा? तो विलयन होगा CuSO4 इक्वस। जब भी लिखते हैं इक्वस तो इक्वस का मतलब होता है विलयन का जली विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जली विलयन जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन, तो ये कॉपर धातु का लवण का विलयन है जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो धातु पर क्या आ जाता है? या तो धनावेश आ जाएगा या फिर ऋणावेश आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं या हम कहते हैं अर्ध सेल। अर्ध सेल मतलब हाफ सेल। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोड। किसका इलेक्ट्रोड है ये? तो कॉपर का। ठीक है, इलेक्ट्रोड को समझ गए भाई। चाहे तो इस पर आवेश आएगा, चाहे धनावेश आए,
चाहे ऋणावेश उत्पन्न हो। ठीक है, पर कैसे आवेश उत्पन्न होता है उसको मैं आगे जाकर के एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे कि उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पर इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, एक तो आवेश तुम्हारे पे या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, उसके आधार पर इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो एनोड और दूसरा कैथोड। ठीक है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो सेलों में इलेक्ट्रोडों को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, क्योंकि हम आवेश के आधार पर ये बात नहीं कह सकते। क्योंकि एनोड वह होता है जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड वह होता है जिस पर अपचयन होता है। तो इसी आधार पर हम एनोड और कैथोड को समझाएंगे। तो एनोड क्या है? एनोड क्या है? तो एनोड क्या है? वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम एनोड कहते हैं। जैसे एक गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक, जैसे गैल्वेनिक सेल में मैं आगे पढ़ाऊंगा, गैल्वेनिक सेल में Zn इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल में Zn इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है। करता है। तो एनोड की तरह अभी देखो एनोड कैसे होता है ऑक्सीकरण, वो समझे। तो जैसे कि जिंक धातु होती है Zn सॉलिड, ठीक है, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए, कितने, दो इलेक्ट्रॉन, तो जिंक है दो इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, Zn 2 धनावेश और प्लस 2e इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही इस पर आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो कितना, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर, क्या कहा मैंने, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, उस ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो कैथोड के लिए गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम करता है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है। कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है और इस पर जो अभिक्रिया होती है वो इस तरह से होती है कि Cu होती है, तो Cu धनावेश, और ये क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, Cu सॉलिड। ठीक है, तो Cu सॉलिड, तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। तो जहां पर रिडक्शन यानी अपचयन होता है या अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैथोड और एनोड क्या है। तो कैथोड और एनोड को कभी भी प्लस माइनस से इंगित नहीं करेंगे, ये याद रखेंगे।
इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यहीं से आपका प्रश्न पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। ये 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं इसे बताइए, तथा इसका मात्रक भी पूछ लेता है। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव को समझा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसके जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के किसी लवण के विलयन में, यानी उसी धातु के किसी लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ की सतह एवं विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई से, यानी कैपिटल ई से इसे व्यक्त करते हैं, तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में, ठीक है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो धातु की सतह तथा विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे ई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कैसे? एक चित्र बना लीजिए भाई। ये क्या है? तो ये कोई पात्र है जिसमें हमने ये लगा रखा है धातु की छड़, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। मान लेते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड है, Zn सॉलिड की छड़, ठीक है। तो ZnCl2 की छड़ है, और इसमें जिंक सल्फेट ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ZnSO4 इक्वस। तो ZnSO4 इक्वस भरा हुआ है। अब क्या कहा मैंने? जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में, जिंक की छड़ है, ठीक है, या फिर हम पत्ती बोलें, और उसको किस में डुबो दें? जिंक सल्फेट के विलयन में। तो क्या होगा कि धातु की जो सतह है, यह है धातु की सतह, तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होगा, जिसे, और ये विलयन, इन दोनों के बीच में क्या एक विभव उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ई। ई मतलब इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे ई से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किन पर? निम्न कारकों पर। पहला, विलयन की सांद्रता पर, विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि धातु आपने कैसी ली है, ठीक है। दूसरा, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, जो विद्युत अपघट्ट समझ रहे हो, जो ये विलयन भरा है, जो लवण बोल रहे हैं, वो विद्युत अपघट्ट है, उस पर भी निर्भर करेगा। इस विलयन की सांद्रता कितनी है, उस पर भी निर्भर करेगा। और दाब और ताप की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव का मान। ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि विभिन्न धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव भिन्न भिन्न होता है। जिंक है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा, कॉपर है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव अलग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होने के कारण, तो इलेक्ट्रोड विभव क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण समझेंगे। कब धनावेशित हो जाता है इलेक्ट्रोड, कब ऋणावेशित हो जाए, और इलेक्ट्रोड विभव क्यों उत्पन्न होता है ना। तो पहला इसका कारण है,
तो समझे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के कारण धनावेश या ऋणावेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो धातु की सतह पर या इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, धनावेश। अगर उसने ग्रहण किए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऋणावेश। इस बात पर डिपेंड करता है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के कारण धनावेश व ऋणावेश होता है। वैज्ञानिक नरनस्ट कौन था, वैज्ञानिक नरनस्ट के अनुसार धातु की छड़ पर आवेश निम्न दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। एक वैज्ञानिक थे नरनस्ट, जिसमें हम आगे भी पढ़ेंगे। नरनस्ट का समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका, नरनस्ट का समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बताया था कि किसी धातु की छड़ पर आवेश निम्न दो कारकों द्वारा डिपेंड करता है। पहला होता है विद्युत अपघटनीय विलयन दाब, ठीक है, पहला क्या है, विद्युत अपघटनीय विलयन दाब, और दूसरा है आयनों का परासर दाब, आयनों का परासर दाब। तो पहला हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय विलयन दाब, विद्युत अपघटनीय विलयन दाब। तो विद्युत अपघटनीय विलयन दाब क्या होता है, तो धातु M के परमाणुओं में धातु को छोड़कर धातु विलयन धनायनों Mn के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति को धातु का विद्युत अपघटनीय विलयन दाब कहते हैं। और इस प्रक्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉन धातु पर छोड़ जाते हैं या छोड़ देते हैं, जिससे स्वयं धातु ऋणावेशित हो जाती है। इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, ये कोई धातु है, मान लेते हैं ये M धातु है, ठीक है, यानी M सॉलिड धातु की छड़, और ये किसी भी धातु का लवण विलयन है, धातु का लवण विलयन, लवण विलयन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब M धातु, ठीक है, यानी ये धातु की सतह पर, ठीक है, धातु की सतह पर परमाणु होंगे, यानी M परमाणु होंगे। कौन से होंगे, M परमाणु। और वो M परमाणु क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ करके, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ करके कहां चले जाएंगे, M धनायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, Mn धनायन, Mn धनायन, Mn धनायन, Mn धनायन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, Mn धनायन। तो अब ये जितने भी हैं वो Mn धनायन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे होंगे, इस पर क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे होंगे। तो इस पर अगर ये Mn धनायन छोड़ा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो जितने भी Mn धनायन यहाँ पर निकलेंगे उतने ही इस धातु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये धातु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धातु ऋणावेशित, तथा विलयन कैसा हो जाएगा, धनावेशित। मैंने पहले ही बताया था कि अगर धातु पर ऋणावेश आ रहा है तो विलयन धनावेशित हो जाता है। अगर इन विलयनों को, जो ये ऋणावेश है, ठीक है, इसको हटाना जरूरी होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि
किसके कारण होता है ये? तो जब धातु M के परमाणुओं में धातु को छोड़कर, कोई धातु है M, उसके परमाणु धातु की सतह को छोड़कर, ठीक है, या धातु को छोड़कर धातु धनायन MN धनायन के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति को विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं। और ये ऐसा होता है जब विद्युत अपघटनी विलयन दाब लगता है तब। इस प्रक्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉन धातु पर छोड़ देते हैं। जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन धातु पर छोड़ देंगे। तो परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉनों को कहां छोड़ रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन है, सबको धातु की सतह पर छोड़ रहे हैं, जिससे स्वयं धातु ऋणावेशित हो जाएगी। और ये जो धातु है वो कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जिंक इलेक्ट्रॉन। क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होता है? तो जिंक इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, इधर बना दे रहा हूं मैं। तो ये है जिंक इलेक्ट्रोड, कोई हमारा पात्र है और इसमें हमने जिंक का एक इलेक्ट्रोड लगा रखा है, जिंक यानी Zn सॉलिड, और इसमें हमने ZnSO4 विलयन भर रखा है। ZnSO4 विलयन भर रखा है, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें जिंक से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो Zn धातु होती है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है और क्या बनाती है? Zn2 धनायन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है इस पर, तो ये पूरी जो रॉड होती है वो कैसी हो जाती है? ऋणावेशित। इसलिए हम गैल्वेनिक सेल में एनोड को ऋणावेशित से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ऋणावेशित से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या है? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, क्योंकि इस पर क्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण क्रिया। जैसे कि यहाँ पर M कोई धातु है और वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन त्याग रही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो N इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं यहाँ पर इसने। ठीक है, तो N इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो N धनावेश आ गया इस पर। कितना आ गया? N धनावेश। और N धनावेश किस में आया? विलयन में। इसलिए हम इसे Mn धनायन इक्वस लिखते हैं। और इसे सॉलिड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि धातु सॉलिड है। ठीक है, धातु की छड़ कैसी है? ठोस। तो बात समझ में आ गई। तो क्या होता है विद्युत अपघटनी विलयन दाब? तो धातु M के परमाणुओं में धातु को छोड़कर धातु धनायन M धनायन के रूप में विलयन में जाने की प्रवृत्ति को विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, यानी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह पर छोड़ देते हैं, जिससे स्वयं धातु ऋणावेशित हो जाती है, यानी धातु कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। दूसरा हम पढ़ेंगे आयनों का परासर दाब। आयनों का परासर दाब क्या है? तो धातु के धनायनों द्वारा, ठीक है, धातु के धनायनों द्वारा विलयनों को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति को धातु आयनों का परासर दाब कहते हैं। धातु आयनों का परासर दाब कहते हैं। तो धातु धनायनों का परासर दाब किसे कहते हैं? यहां समझेंगे। तो जैसे मैं चित्र से समझा रहा हूं, और इस प्रक्रिया में धातु आयन धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना धनावेश धातु को दे देते हैं, जिससे स्वयं धातु धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? धातु धनावेशित हो जाती है। इसको भी समझ लीजिए। ये है तुम्हारा कोई, और इस पर आप डायग्राम अवश्य बनाएं जिससे आपको समझ में ही आ जाएगा। और इसमें क्या भरा हुआ है? धातु का लवण विलयन। सीधे समझा दूं, ये मान लो, सीधे समझा जा रहा हूं। मान लेते हैं ये कि जैसे कि इसमें गैल्वेनिक सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में ये हमेशा याद रखेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर जाता है, लेकिन हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। तो गैल्वेनिक सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड है, वो किसकी तरह काम करता है? वो किसकी तरह काम करता है?
वो किसकी तरह काम करता है, धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये किसका बना है, कॉपर धातु का, Cu का सॉलिड। ठीक है, और इसमें जो विलयन भरा है वो CuSO4 का है, CuSO4 इक्वस है। CuSO4 इक्वस भरा हुआ है विलयन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि जो धातु है, अब इसमें क्या होते हैं कि कॉपर धातु है, उसके भी तो क्या होंगे, आयन। तो इसमें आयन होते हैं Cu2 धनावेश, Cu2 धनावेश और Cu2 धनावेश। दूसरे कलर से दिखा दूं, Cu2 धनावेश। ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहे थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से, उससे ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे यहां से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, इस Cu पर, इस धातु की छड़ पर ही निक्षेपित हो जाएंगे, इस धातु की छड़ पर ही निक्षेपित हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करेंगे, ये धातु की सतह पर ही निक्षेपित हो जाती है। तो ये धातु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ये लेते रहेंगे और इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे। तो क्या कहा मैंने कि धातु के धनायनों द्वारा विलयन को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति को धातु आयनों का परासर दाब कहते हैं। और इस प्रक्रिया में धातु आयन धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु से जो धातु की छड़ है ऋणावेश, तो से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ग्रहण करता रहेगा। ठीक है, और अपना धनावेश धातु को देता रहेगा। ठीक है, जो इसका धनावेश है धातु को दे देते हैं, जिससे स्वयं धातु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाती है। इसलिए इस इलेक्ट्रोड को गैल्वेनिक सेल में कैथोड कहते हैं, क्योंकि इस पर अवक्रिया संपन्न होती है कैथोड, और इसे हम गैल्वेनिक सेल में प्लस से दर्शाते हैं या धन ध्रुव से दर्शाते हैं। जैसे कि कोई भी एम धातु है, अब ये कैसी है, विलयन में एम धातु के आयन है, एम आयन्स विलयन में इक्वस प्लस, ये क्या करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे एम सॉलिड धातु। क्या बनाएंगे, एम सॉलिड धातु बनाएंगे। तो ये क्या है, आयनों का परासर दाब। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक का मतलब होता है कि हम मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और विलयन की सांद्रता, तो हम इसको मानते हैं। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या मान लें, ताप, और जो विलयन है यानी लवण, वैद्युत अपघट्य का विलयन या लवण का विलयन हम बात कर रहे हैं, उसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर मान लें, और दाब 1 वायुमंडलीय, तो उस पर जब किसी धातु की छड़ को किसी विलयन में डुबोया जाएगा तो अब इलेक्ट्रोड बनाएंगे हम, तो उसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो एक बात समझेंगे, देखो दोबारा से, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 ATM दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में, यानी उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जिसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो। सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर हो, तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे E0 से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव से पहले इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताई थी, तो इलेक्ट्रोड विभव में हमने क्या बताया था कि जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की सतह तथा लवण, धातु की सतह तथा विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल डेफिनेशन ये है, बस इसमें कंडीशन है कि ताप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब कितना होना चाहिए, 1 ATM, और
विलयन की जो सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल/लीटर, तो इसे हम बोलेंगे, जब विभव उत्पन्न होगा तब इसे हम बोलेंगे मानक हाइड्रोजन सॉरी मानक इलेक्ट्रोड विभव। जैसे कि देखो मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का एक डायग्राम बनाता हूं। एक काम करते हैं, ये है। इसमें हम क्या भर दें, लबड़ का विलयन। मान लो कि हम बना रहे हैं इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी का भी, तो यहाँ पर एक लबड़ भर दे रहे हैं। तो इसमें कोई लबड़ का विलयन ZnSO4 इक्वस भर रखा है हमने। और ये क्या है, हमारी धातु। तो धातु किसकी होगी, जिंक की, ठीक है, और धातु होगी जिंक की। लेकिन कंडीशन क्या है, यस जो विलयन है इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, तो इस विलयन की जो सांद्रता होगी 1 मोल/लीटर होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या कह रही है, इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल/लीटर। दूसरी, दाब कितना होना चाहिए, तो इसमें जो दाब होना चाहिए 1 ATM, 1 ATM। ताप कितना होना चाहिए, तो ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, एक वायुमंडलीय दाब तथा ऐसे विलयन में डुबोया जाता है जिसकी सांद्रता 1 मोल/लीटर हो, तब विलयन तथा धातु की सतह के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आप ये डायग्राम बनाया है ना, ठीक है, और इतना लिखे आना इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव पर होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव पर 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं और दूसरी होती हैं अपचयन इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं। एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं और दूसरी अपचयन इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं। तो हम पढ़ेंगे पहली ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो उस समय इलेक्ट्रोड व विलयन के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे कैसे लिखते हैं, तो इसे EM और N धनायन EMN धनायन से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, EMN धनायन से व्यक्त करते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक इलेक्ट्रोड होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई Zn धातु होती है ना, कैसी होती है, सॉलिड।
वो क्या करेगी, Zn2 धनावेश बनाती है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। तो जब कोई S यानी कोई धातु विलयन में M आयन बनाती है इलेक्ट्रॉन त्याग करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो हमेशा पहचानेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किस पर होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव पर। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी M धातु अगर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mn धनायन बनाती है, क्या बनाती है, Mn धनायन बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रोड व विलयन के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, तो इसे ए Mn धनायन और N, ठीक है। तो ये Mn धनायन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण की है और उसके बाद M सॉलिड बना देगा, ये दिया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो जैसे कोई Mn यानी आयन है विलयन में और वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके क्या करेंगे, M सॉलिड धातु बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाँ मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, क्या सॉरी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। और किसी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, किसी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। जैसे हम गैल्वेनिक सेल में लिख सकते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल में, जैसे गैल्वेनिक सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड इसी की तरह काम करता है, क्योंकि कॉपर आयन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं, Cu सॉलिड धातु बनाते हैं, ठीक है, Cu सॉलिड धातु बनाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए विलयन के घटक तथा, ठीक है, विलयन में उपस्थित घटक Mn आयन, तो विलयन के घटक मान लो कोई धातु है या फिर Mn आयन, उसके आयंस भी हो सकते हैं, के बीच साम्य पाया जाता है, जिसे निम्न अभिक्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये M सॉलिड है और ये क्या है, Mn आयन है जो कि विलयन में है, ठीक है। तो वो M अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो क्या बनाएगी, Mn धनायन और N इलेक्ट्रॉन त्यागे। अगर उसने Mn ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो क्या बनाएगा, M सॉलिड बनाएगा, ठीक है। तो ये एक साम्य अवस्था में अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। और इसकी हम चिन्ह प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, तो चिन्ह प्रॉपर्टी के लिए आप समझ सकते हो आगे कि IUPAC द्वारा अनुमोदित आधुनिक पद्धति के अनुसार, ठीक है, मानक ऑक्सीकरण व मानक अपचयन विभव में निम्न संबंध होते हैं। तो मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर होता है माइनस मानक अपचयन विभव। अगर ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होगा तो अपचयन विभव ऋणात्मक होगा, अगर अपचयन विभव धनात्मक होगा तो वो ऋणात्मक होगा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। या हम मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव भी बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना, मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं। दूसरा, मानक अपचयन विभव कैसा है, धनात्मक, तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक। मानक ऑक्सीकरण विभव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है मानक अपचयन विभव, इसलिए हम यहाँ पर मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव भी लिख रहे थे, ये बात अलग से लिख लेना नोट करके, ठीक है। तो चिन्ह प्रॉपर्टी, अगर ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है तो अपचयन विभव ऋणात्मक होगा, अगर अपचयन विभव कैसा होगा, धनात्मक, तो ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के मान बराबर ही होते हैं, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत होते हैं। ये नोट करके दिमाग में बैठा लीजिए कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के मान तो बराबर होंगे लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। अब जैसे समझे यहाँ पर कॉपर है,
तो कॉपर का मानक अपचयन कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट है, कितना है, जबकि कॉपर का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, माइनस 0.34। ठीक है, तो अब जैसे अगर मुझे इसको एक अभिक्रिया द्वारा समझाना हो, ठीक है, तो अभिक्रिया में लिख दूं कि Cu है, कैसी है, इक्वस, Cu इक्वस, तो इसमें कितने आवेश होंगे, 2 धनावेश, प्लस 2e इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा, 2e इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और क्या बनाएगा, 2e इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बनाएगा कॉपर सॉलिड, क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। तो इसका E नॉट Cu 2 धनायन और Cu बराबर कितना होगा, प्लस 0.34 सॉरी वोल्ट। दूसरा, अगर यही Cu सॉलिड, ठीक है, Cu सॉलिड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, ठीक है, Cu सॉलिड इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, तो क्या बनाएगा, Cu 2 धनावेश जो कैसे होंगे, इक्वस, और प्लस 2e इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, तो E नॉट Cu 2 धनायन बराबर क्या होगा, माइनस 0.34 वोल्ट। लेकिन दोनों का है तो समान, दोनों का है समान, लेकिन चिन्ह विपरीत है। यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है तुम्हारा रिडक्शन, यानी अपचयन, कैसा है, धनात्मक, तो ऑक्सीडेशन कैसा होगा, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपकी केमिस्ट्री पूरी करा दी जाएगी, अब कंटिन्यूअस क्लास भी आएगी, इसलिए पूरी वीडियो लेक्चर देखें और अपना रिवीजन भी करें। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।